ध्यान बोर्ड पर रखना तुम लोग। वेलकम बैक। हम लोग परिवहन तंत्र पढ़ रहे हैं। परिवहन तंत्र में हृदय और ब्लड के बारे में जानकारी पिछले क्लास में लिए। आज का टॉपिक्स होगा ब्लड ग्रुप, रक्त वर्ग। एक अच्छा टॉपिक्स है और किसी भी कंपटीशन में इससे एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं। वहाँ पर लगा दिए खिड़की। दुनिया में कई तरह के ब्लड ग्रुप का खोज किया जा चुका है, लेकिन जिनमें दो प्रमुख हैं। एक है एबीओ सिस्टम, दूसरा है आरएच फैक्टर। लिखते भी रहो। इसके अलावा एमएन सिस्टम, डफी सिस्टम, किड्स सिस्टम, कई प्रकार का ब्लड ग्रुप का खोज हुआ है, लेकिन जो प्रैक्टिकल यूज होता है वो एबीओ सिस्टम और आरएच फैक्टर। एबीओ सिस्टम का खोज करने वाला वैज्ञानिक है कार्ल लैंडस्टीनर, और आरएच का खोज करने वाला लैंडस्टीनर और वीनर ने मिलकर किया था। हम लोग वन बाय वन देखेंगे। तो पहला एबीओ सिस्टम। कार्ल लैंडस्टीनर ब्रिटेन में एक सर्जन हुआ करते थे। दुनिया में सबसे पहले एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में रक्त चढ़ाने का काम इसी ने किया था। वो एक्सपेरिमेंट करते रहे, तो शुरुआती दौर में यदि ब्लड चढ़ाते थे तो किसी का जान बच जाता था, किसी का डेथ हो जाता था। उनको ये समझ में नहीं आता था कि कौन किसका रक्त ले सकता है, कौन किसको रक्त दे सकता है। 1900 ईस्वी आते आते उन्होंने ये जानकारी दिया और एक लिस्ट प्रोवाइड किया कि कौन किसको ब्लड दे सकता है, कौन किससे ले सकता है, और दुनिया के पॉपुलेशन को 4 ब्लड ग्रुप में उसने बांट दिया। तब से जाकर हम लोग रक्त आधान का प्रक्रिया करते हैं। सर्वाधिक यूज द्वितीय विश्व युद्ध में हुआ। लाखों करोड़ों व्यक्ति का जान अभी तक बचाया जा चुका है। तो लैंडस्टीनर ने क्या कहा, इस चीज़ को हम लोग जानकारी लेंगे। तो पहले ध्यान से देखिए, हम इसको फिर अरेंज कर देंगे, लिखा देंगे। हम लोग का पहला ग्रुप क्या चल रहा है, एबीओ सिस्टम। लैंडस्टीनर ने पता लगाया कि आरबीसी के सतह पर एक प्रोटीन पाया जाता है जिसको एंटीजन कहते हैं। अभी ध्यान से सुनो, तुरंत देंगे समय, लिख लेना। आरबीसी के सतह पर प्रोटीन है, उसको क्या कहेंगे? ए स्पेशल टाइप ऑफ प्रोटीन प्रेजेंट ऑन सरफेस ऑफ आरबीसी, दैट इज कॉल्ड एंटीजन। अकॉर्डिंग टू हिम, a special type of protein also present on surface of WBC, that is called antibody। तो एंटीबॉडी भी प्रोटीन है, एंटीजन भी प्रोटीन है। ऐसा भी क्वेश्चन आ चुका है कि एंटीबॉडी क्या है, तो प्रोटीन चॉइस मिलेगा। उनके अनुसार ये एंटीजन 2 प्रकार का है, कैपिटल ए और कैपिटल बी। और ये एंटीजन भी 2 प्रकार का है, स्मॉल ए और स्मॉल बी। 2 प्रकार बांट दिए, इसका भी 2 और इसका भी 2। किसी भी एंटीजन के विरुद्ध एंटीबॉडी बनता है। ये दिमाग में सेट रखना पड़ेगा कि एंटीजन के विरुद्ध क्या बनता है। कैपिटल ए का विरोधी है स्मॉल ए, कैपिटल बी का विरोधी है स्मॉल बी। यदि ऐसा कॉम्बिनेशन ब्लड में हो जाए तो एक घटना घटेगा जिसको ब्लड क्लम्पिंग कहते हैं। क्लम्पिंग का मतलब चिपकना होता है, जिसमें आरबीसी एक दूसरे से चिपक जाता है और ऑक्सीजन का परिवहन नहीं कर पाता, व्यक्ति का मौत हो जाता है। लेकिन यदि ए के साथ बी को रखा जाए और बी के साथ ए को रखा जाए
तो ब्लड क्लम्पिंग का घटना नहीं घटता। समझ रहा है बात? यानी समान रहेगा तो घटना घटेगा, और समान रहेगा तो घटना। अब एंटीजन है दो प्रकार का, कौन कौन? ए और बी। तो इस आधार पर उसने 4 ब्लड ग्रुप दिया। यहां से भी प्रश्न है कि ब्लड ग्रुप देने का आधार क्या है? क्या आंसर होगा? ए बी के आधार पर, कि जिस व्यक्ति के रक्त में केवल ए एंटीजन हो तो उसका ब्लड ग्रुप क्या हो जाएगा? जिसमें केवल बी हो तो ब्लड ग्रुप क्या हो जाएगा? जिसमें दोनों एंटीजन हो तो ब्लड ग्रुप क्या हो जाएगा? जिसमें कोई भी एंटीजन ना हो। तो एंटीजन है 2 प्रकार का, ब्लड ग्रुप कुल कितना प्रकार का बन गया? अब उसने दुनिया के पॉपुलेशन को 4 भाग में बांट दिया। इतना बात समझ में आ गया? अब हम लोग देखेंगे कौन किसको रक्त लेगा, कौन किसको रक्त देगा। तो पहले इसको अरेंज करो, उसके बाद आगे बढ़ेंगे। तेजी से जरा हाथ चलाना। एक रील खत्म हो गया, तुम लेट कर दी। जल्दी से रफ में इसको उतार लीजिए, तो फिर हम लिखाते हैं इसको, तब फिर आगे बढ़ेंगे। हाँ लिखाएंगे, लगे रफ मारो पड़ा। यही कॉन्सेप्ट है। तो साइंस में 2 लाइन का कॉन्सेप्ट होता है, उसको जान लोगे तो फिर क्वेश्चन में दिक्कत नहीं। मतलब समान एंटीजन एंटीबॉडी रहेगा तो क्लम्पिंग होगा, और समान रहेगा तो क्लम्पिंग नहीं होगा। यही कॉन्सेप्ट डेवलप हुआ। यानी ब्लड चढ़ाने के क्रम में ये ध्यान देना जरूरी होता है कि क्लम्पिंग ना हो, यानी एंटीजन एंटीबॉडी नहीं टकराए। यही पता लगाने में उनको 20 साल का समय लगा। कई पेशेंट का जान गया, तब जाके निष्कर्ष के रूप में निकला। चलिए लिखिए, एबीओ सिस्टम हम लोग पढ़ रहे हैं। लिखिए, लैंड स्टीनर ने पता लगाया, लैंड स्टीनर ने पता लगाया कि आरबीसी के सतह पर, आरबीसी के सतह पर विशेष प्रोटीन पाया जाता है जिसे एंटीजन कहते हैं। यह 2 प्रकार का होता है। कैपिटल ए और कैपिटल बी। फिर लाइन को बढ़ा दो। उनके अनुसार WBC के सतह पर भी विशेष प्रोटीन पाया जाता है जिसे एंटीबॉडी कहते हैं। जो 2 प्रकार का होता है। स्मॉल ए और स्मॉल बी। क्लियर है?
फिर लाइन चेंज कीजिए। यदि रक्त में एंटीजन ए और एंटीबॉडी ए, बड़ा छोटा कर दिया है ना, एक साथ रहे या एंटीजन बी और एंटीबॉडी बी एक साथ रहे तो ब्लड क्लम्पिंग की घटना होती है। समझ गया ना बात? जिसके कारण रोगी का मौत हो जाता है। ठीक है, नेक्स्ट, उन्होंने एंटीजन ए और बी के आधार पर, एंटीजन ए और बी के आधार पर 4 रक्त वर्ग दिए। चारों का नाम लिख दो, ए बी ओ। प्रश्न होता है कि किस आधार पर ब्लड ग्रुप दिया गया? एंटीजन ए बी के आधार पर। एक एक लाइन को तोड़ के समझ जाइएगा तो कहीं प्रश्न नहीं छूटेगा, बात क्लियर है। अब बीच में जरा भी कन्फ्यूजन रहेगा तो उसी में प्रश्न घुस जाता है, तो परेशानी का कारण बन जाता है। जितना सिलेबस है उसको ईमानदारी से पूरा कर लेंगे तो मान लीजिए कि 100% हमको क्वेश्चन नहीं बनाना है, 75% बनाते हैं। भारत का कोई भी एग्जाम मैक्सिमम है, यूपीएससी 45-50% है, तो बिहार देखेंगे तो 75%, तो 10 में 7 क्वेश्चन 8 क्वेश्चन 7 क्वेश्चन 8 क्वेश्चन, तो आराम से मैनेज होने वाला चीज़ है। पीटी में कोई जान नहीं है, खाली अरेंजमेंट का बात होता है। उधर आप हिस्ट्री को अरेंज कीजिए, करेंट अरेंज कीजिए, साइंस अरेंज कीजिए और बिहार अरेंज कर लीजिए, कहानी ख़त्म है, उससे ज़्यादा नहीं। अब है कि क्या पढ़ते हैं वो अलग मुद्दा है, कि मेहनत किए जा रहे हैं लेकिन टू द पॉइंट नहीं जा रहे हैं, सिस्टम से नहीं जा रहे हैं। सिस्टम से जाइएगा तो 4 महीना बहुत होता है, 4 से 5 महीना में पीटी का रेंज पूरा कवर है। प्रीवियस क्वेश्चन ईयर का बैंक देखना है तो उससे क्या होता है कि हमको आइडिया मिल जाता है कि कौन सा चैप्टर में कहाँ कहाँ रेंज जाता है क्वेश्चन का। बुक स्टैंडर्ड होना चाहिए, टेक्स्ट बुक पर स्टडी करेंगे, गाइड पर भरोसा नहीं करेंगे, उल्टा पुल्टा कंसेप्ट नहीं रहता इसमें। टेक्स्ट बुक का एक बार रीडिंग देंगे तो चैप्टर क्लियर होता है। कि मान ली हम नेशनल मूवमेंट पढ़ रहे हैं तो एक अच्छा बुक से पढ़ें तो हमारा स्टेप बाय स्टेप जितना भी घटनाक्रम है सब क्लियर है, इस भी को खाली याद रख लेना है। तो चलिए अब हम लोग इसमें आगे बढ़ेंगे कि लैंडस्टीनर ने 4 प्रकार का दिया। अब ये देखेंगे कि कौन किससे रक्त लेगा, कौन किसको रक्त देगा। तो एक कॉलम में इसको हम स्टडी करेंगे। कॉलम बनाएंगे ब्लड ग्रुप 4-5 के जाएगा, एंटीजन, एंटीबॉडी, रक्त ले सकता है और रक्त दे सकता है। चार प्रकार का ब्लड ग्रुप हम लोग पढ़े हैं, इसको एक बॉक्स में कन्वर्ट कर देते हैं। ऐसा बना लो।
हम लोग जो स्टडी किए उसी पे आधार पर ये है। हम लोग स्टडी किए कि ए के साथ ए रहेगा तो क्लम्पिंग हो जाएगा, बी के साथ बी रहेगा तो क्लम्पिंग हो जाएगा। क्लम्पिंग नहीं होगा कब? जब ए के साथ बी रहे चाहे बी के साथ क्या रहे, इसमें क्लम्पिंग नहीं होगा, इसमें क्लम्पिंग हो जाएगा। मतलब ऐसा नहीं चलेगा, ऐसा चलेगा। इसी चीज को लिस्ट में ध्यान देना है। 2 तरह का एंटीजन है, 4 तरह का ब्लड ग्रुप है। एंटीजन के आधार पर कॉलम भरना शुरू कर दो। ब्लड ग्रुप ए में कौन सा एंटीजन पाया जाएगा? बोलते जाइए। अब देखो, एंटीजन वर्ड है कैपिटल ए हो जाएगा ना, इसी में उलट फेर होगा, दिक्कत होगा। बी ब्लड ग्रुप में कौन सा एंटीजन? कैपिटल। ए बी में, ओ में भरते जाओ। दिमाग खोल कर रखो एकदम, यही उलट फेर होगा तो दिक्कत हो जाएगा। दूसरा कॉलम की ओर हम बढ़ते हैं, एंटीबॉडी का कॉलम। इस सिद्धांत का पालन करेंगे। अब यहां ए है तो ए के साथ ए नहीं रहेगा, तो ब्लड ग्रुप ए में कौन सा एंटीबॉडी? स्मॉल ए कौन बोल रहे हैं? ठीक है, ए दे देंगे तो क्लम्पिंग ना हो जाएगा। ब्लड ग्रुप बी में कौन सा एंटीबॉडी? अभी बी बोल रहा है, नहीं समझाएगा जी। ठीक है, ए बी में ए प्लस बी लिख दें। कोई भी एंटीबॉडी देंगे तो क्लम्पिंग होगा ना। ए देंगे तो उसका विरोधी खड़ा है, बी देंगे तो उसका विरोधी खड़ा है। निष्कर्ष निकला कि उसमें कोई भी एंटीबॉडी नहीं। ओ में कुछ नहीं है एंटीजन, तो इसके मौका का फायदा उठा के ये दोनों एंटीबॉडी रखेगा, चूंकि क्लम्पिंग का चांस नहीं बनेगा। क्वेश्चन शुरू हो गया कि किस रक्त वर्ग में एंटीजन नहीं पाया जाता है, तो क्या आंसर हो जाएगा? किस रक्त वर्ग में एंटीबॉडी नहीं पाया जाता है? यहां तक गया क्वेश्चन। अब जरा सा और दिमाग लगाना पड़ता है। ए रक्त ले सकता है, प्रश्न है। तो पहला सिद्धांत है कि अपने से ले लेगा, अपने वाले को दे देगा। तो अपने ब्लड ग्रुप से ले लेगा, अपने वाले को दे देगा, तो एगो आंसर बन गया ए। अब दूसरा किससे लेगा? तो यहां ध्यान दो, कंसेप्ट है कि ए पेशेंट है, मान लीजिए। तो पेशेंट है तो इसके ब्लड में एंटीबॉडी भी है, तो कौन सा एंटीबॉडी है? ए के पास एंटीबॉडी क्या है? उसके ब्लड में है। यदि हम ए चढ़ावेंगे तो कोई दिक्कत नहीं है, यदि हम बी चढ़ावेंगे तो क्या होगा? क्लम्पिंग वर्ड बोलेंगे, क्लॉट वर्ड अलग है। यदि हम ए बी चढ़ावेंगे तो 50% गड़बड़ करेगा। यदि हम ओ चढ़ावेंगे, ओ के पास कोई एंटीजन नहीं, उसका विरोध नहीं होगा। तो ये रक्त किससे ले लेगा? इससे तो नहीं लेगा। ओ आंसर बनेगा दूसरा। कंसेप्ट यहां पर है कि रक्त लेने वाले का एंटीबॉडी देखना है और रक्त देने वाले का क्या देखेंगे? तब क्लियर हो जाएगा, कहीं गड़बड़ नहीं होगा, याद करने की जरूरत नहीं। बी में हम जाते हैं।
कि अपने से लेगा अपने को देगा, तो उस सिद्धांत पर बी आंसर यहां हो जाएगा। यदि ए बी से लेता है तो बी के पास एंटीबॉडी ए है, विरोध करेगा ए का, ए बी संभव नहीं ना है, ओ हो जाएगा आंसर। उसी सिद्धांत पर चलेगा। अरे समझ में जी, समझ रही तुम? अब आ गया ए बी, किससे लेगा? तो लेने वाले का क्या देखना है? तो ए बी के पास एंटीबॉडी क्या है, तो किसी का विरोध नहीं करेगा। विरोध करता है एंटीबॉडी, विरोध होता है एंटीजन का। एकदम दिमाग में सेट रखो। विरोध करने वाला पदार्थ कौन है? अब विरोध किसका होता है? समझ गए? एंटीजन बाहर से घुस रहा है, तो शरीर में जो बैठा हुआ विरोध करेगा। इसमें कुछ विरोध करने वाला नहीं है, तो क्या आंसर बन जाएगा? तो ऑल लिख देंगे। ओ के पास दो एंटीबॉडी है। ओ लेने वाला यदि हम बनाते हैं इसको, तो इसका एंटीबॉडी देखेंगे, दो एंटीबॉडी है। ए देंगे तो ए विरोध कर देगा, बी देंगे बी विरोध कर देगा, ए बी देंगे दोनों मिलकर विरोध कर देगा। तो केवल क्या बच गया? केवल ओ आंसर होगा। अब लास्ट कॉलम बच गया हमारे पास। ए दे सकता है तो अपने से ले सकता है, अपने को दे सकता है, तो एक आंसर तो हमारा क्लियर है, ए होगा। ए यदि हम बी को चढ़ाते हैं तो ए बैठा हुआ है, संभव है? ए यदि हम ए बी को चढ़ाते हैं, यहां गायब है ये विरोध करने वाला। ए यदि हम ओ को चढ़ाते हैं, बैठा हुआ है, तो क्या हो जाएगा? उसी पैटर्न पर यह भी बन जाएगा। आ रहा है समझ में जी? अच्छा, हम रिपीट करेंगे इसको। ए बी किसको देगा? ए को देगा तो विरोध कर रहा है, बी को देगा तो विरोध कर रहा है, ओ को देगा तो दोनों मिलकर विरोध कर रहा है। तो केवल क्या हो जाएगा? इसलिए कि इसका एंटीजन का विरोध ना हो जाएगा। ओ के पास कोई भी एंटीजन नहीं है, तो विरोध होता है एंटीजन का और विरोध करता है एंटीबॉडी। तो विरोध करने वाला पदार्थ इसका नहीं है, तो कोई भी इसका विरोध नहीं करेगा, तो आंसर क्या हो जाएगा? तो इस कॉलम में निष्कर्ष क्या निकला कि O बराबर सर्वदाता, क्योंकि क्या नहीं है इसमें? एंटीजन नहीं है। ए बी बराबर सर्वग्राही, क्योंकि कोई भी एंटीबॉडी नहीं। अब जिसको दिक्कत है बोलो, एक बार और रिपीट कर देंगे, फिर आगे बढ़ेंगे, दूसरा ब्लड ग्रुप चलेगा। ए बी ले सकता है, तो ले सकता हमने लेने वाला हो गया। तो ए बी का हम क्या देखेंगे? जो ब्लड लेगा ना उसका एंटीबॉडी देखेंगे, उसका एंटीजन से हमको कोई मतलब नहीं। तो ए बी मान लो पेशेंट है, सोया हुआ है,
तो उसके ब्लड में कौन सा एंटीबॉडी घूम रहा है? तो चार्ट देखने से क्या मिलता है? एंटीबॉडी देखना है एबी का, तो यानी एंटीबॉडी नहीं है उसके ब्लड में, तो किसी का विरोध करेगा वो? तो सबका ले लेगा। इस चीज को याद रखना, वो फॉर्मूला किसी पर भी सेट होगा। अब ए बी मान लो देता है, तो देता है तो जिसको देगा तो उसका ना एंटीबॉडी देखेंगे। तो मान लो ए बी ए को दे रहा है, तो ए के पास एंटीबॉडी बी है, तो ए बी में दो को एंटीजन है, ए है और बी है, तो बी और बी लड़ जाएगा ना? नहीं संभव है, वो क्लम्पिंग हो जाएगा, मौत हो जाएगा। तुम्हारा समझा समझे? तो बोलो जल्दी से बोलो, फिर टाइम भाग। बोले हैं जैसे ए बी मतलब इसको ऑफ कर दो मोबाइल। रक्त लेने वाले एंटीबॉडी बोले हैं, मारो हो गया है। ब्लड ग्रुप का दूसरा भाग जो है आरएच फैक्टर हम लोग देखेंगे। एबीओ सिस्टम हम लोग पढ़ चुके थे, उसमें रक्तदान का प्रक्रिया भी देखे। आरएच फैक्टर का खोज करने वाला जो वैज्ञानिक थे लैंडस्टीनर और वीनर, दो मिल के किया था। अब उन्होंने जो स्टडी किया और बताया उसको जानिए। ये तो वैज्ञानिक मिलकर एक बंदर के रक्त का परीक्षण किया। उस बंदर का नाम था रेसस मंकी। ग्रीन मंकी कहते हैं, यह अफ्रीका में और पूर्वोत्तर राज्य में भारत का पाया जाता है। जो एक्सपेरिमेंट होता है जनरली इस मंकी पर होता है। इस मंकी के ब्लड का उसने परीक्षण किया और इस बंदर के रक्त में एक विशेष प्रकार का एंटीजन का पता लगाया, जिसको आरएच एंटीजन कहा। यही आरएच वर्ड ले लिया। बाद में मालूम हुआ कि कुछ व्यक्ति के रक्त में भी बंदर वाला एंटीजन प्रेजेंट होता है। तो जिस व्यक्ति के रक्त में ये प्रेजेंट होता है उसको आरएच प्लस, और जिसमें अब्सेंट होता है उसको आरएच माइनस। दुनिया के पॉपुलेशन को दो भाग में बांट दिया गया, आरएच प्लस और आरएच माइनस। अब हम एबीओ सिस्टम में इसको अप्लाई करेंगे तो ए प्लस और ए माइनस हो जाएगा, यानी ए ब्लड ग्रुप दो भाग बढ़ गया। ए प्लस कहने का मतलब इसमें ए एंटीजन है और आरएच एंटीजन भी है। ए माइनस कहने का मतलब इसमें ए एंटीजन है और आरएच एंटीजन हो रहा है ना। माइनस का माने अब्सेंट, प्लस का मतलब, तो ये दो ब्लड ग्रुप को शो कर रहा है। प्लस माइनस लिखने का मतलब दो ब्लड ग्रुप को लेके चल रहे हैं। अब इसका भी जो उपयोग है रक्त चढ़ाने में होता है, तो पहले इसको रफ में नोट करो तब आगे बढ़ो। दो लाइन का मात्र कंसेप्ट है। अब रक्तदान का प्रक्रिया हम लोग देखेंगे। चलो लिखो। उन्होंने पता लगाया, दो वैज्ञानिक हैं, उन्होंने पता लगाया कि रेसस बंदर के रक्त में, रेसस बंदर के रक्त में विशेष प्रकार का एंटीजन, विशेष प्रकार का एंटीजन पाया जाता है। जो कुछ व्यक्तियों में भी उपस्थित रहता है।
जिस व्यक्ति में यह एंटीजन पाया जाता है उसे RH प्लस तथा जिसमें यह नहीं पाया जाता उसे RH माइनस कहते हैं। इस आधार पर उन्होंने विश्व जनसंख्या को 2 भागों में बांटा। क्लियर है? स्टेप चेंज करो, लिखो RH फैक्टर की उपयोगिता। RH फैक्टर की उपयोगिता, 2 उपयोगिता लिखावेंगे। उपयोगिता नंबर 1, अब बहुत इंपॉर्टेंट भी आई है एकदम, लिखिए यदि पिता RH प्लस माता RH माइनस तथा भ्रूण RH प्लस हो तो कॉमा दे के छोड़ दो, समझो बात को। फादर का ब्लड ग्रुप क्या है? मदर का, और भ्रूण का। अब फादर से मतलब नहीं है, माता के गर्भाशय में ये भ्रूण लगा हुआ है। प्लासेंटा से जुड़ा हुआ है। प्लासेंटा के द्वारा माता का रक्त पोषक तत्व और ऑक्सीजन को लेकर जाता है, और रक्त जब वापस लौटता है तो CO2 और यूरिया को लौटा देता है। इस प्रकार प्लासेंटा भ्रूण का पोषण और उत्सर्जन दोनों कार्य करता है। एक अलग प्रश्न है कि प्लासेंटा के क्या कार्य हैं। आंसर होगा भ्रूण का पोषण और उत्सर्जन करना। बात समझ गए? यहाँ हम ब्लड ग्रुप देखेंगे, वो रिप्रोडक्टिव में बताएंगे कि भ्रूण का ब्लड ग्रुप क्या है। तो प्लस का माने एंटीजन है। अब ये एंटीजन ब्लड सर्कुलेशन से लौट रहा है और माता के ब्लड में मिक्स हो रहा है। तो हम पढ़े हैं कि किसी भी एंटीजन के विरुद्ध जो है क्या बनता है, तो माता के रक्त द्वारा भ्रूण के रक्त के विरुद्ध एंटीबॉडी बनेगा, और यही एंटीबॉडी फिर ब्लड सर्कुलेशन से यहाँ पहुँच जाएगा, इसको क्लम्पिंग कर देगा, भ्रूण क्षतिग्रस्त हो जाएगा। इस बीमारी को इरिथ्रोब्लास्टोसिस फीटेलिस कहते हैं, जो एक रक्त वर्ग रोग है। ये कोई इन्फेक्शियस डिजीज नहीं है, जेनेटिक डिजीज नहीं है, ये ब्लड ग्रुप डिजीज है। तो पहला तो क्वेश्चन वही पूछता है कि निम्न में कौन रक्त वर्ग रोग है। क्या चॉइस मिलेगा हमको? उस वर्ड को छोड़ दो, खाली यही याद रखो, इरिथ्रोब्लास्टोसिस। इरिथ्रो माने RBC होता है, इरिथ्रोसाइट लिखा थे ना, उसी टर्म से डेवलप हुआ है। एक तो ये क्वेश्चन हो गया। दूसरा क्वेश्चन होगा कि इरिथ्रोब्लास्टोसिस निम्न किस अवस्था में होती है। अब फादर जो है प्लस माइनस चेंज करेगा, फादर मदर भ्रूण में प्लस माइनस चेंज करके चॉइस देगा। किसी भी चॉइस में आंसर नहीं होगा, आंसर होगा कि फादर प्लस माता माइनस और भ्रूण। याद हो गया ना? यही 2 क्वेश्चन है। तो हो तो के बाद लिखो, लाइन बनाओ, हो तो
माता के रक्त द्वारा भ्रूण के रक्त के विरुद्ध क्या बनेगा? एंटीबॉडी का निर्माण होने लगेगा। क्लम्पिंग हो जाएगा, जिससे भ्रूण क्षतिग्रस्त हो जाएगा। यह एक रक्त वर्ग रोग है। तो रक्त वर्ग रोग को अंडरलाइन कर दो। यह एक रक्त वर्ग रोग है जिसे इरिथ्रोब्लास्टोसिस, उतना ही लिखो, इरिथ्रोब्लास्टोसिस कहते हैं। नीचे लिखो अपवाद कि प्रथम गर्भावस्था के दौरान, प्रथम गर्भावस्था के दौरान यह बीमारी नहीं होती, यह बीमारी नहीं होती, क्योंकि पहली बार एंटीबॉडी का निर्माण धीमी गति से होता है। यानी पहला प्रेगनेंसी में यह बीमारी क्यों नहीं होगा? लॉजिक दिया गया, तो लॉजिक क्या गया? तो पहला बार एंटीबॉडी बनेगा, स्लो स्पीड में बनेगा, तब तक भ्रूण शरीर से बाहर निकल जाएगा। लेकिन सिद्धांत है कि एक बार एंटीबॉडी बनना शुरू हुआ हमारे शरीर में तो आजीवन बनते रहता है। तो फिर कल्पना करो कि 1 साल 2 साल के बाद दूसरा भ्रूण आता है, तो उसके विरुद्ध माता के रक्त में पहले से एंटीबॉडी मौजूद है जो उस भ्रूण को तत्कालिक क्षतिग्रस्त करने में सक्षम होगा। निष्कर्ष निकला कि इरिथ्रोब्लास्टोसिस पहला गर्भावस्था में लागू नहीं होता है। समझ गया बात? इसको नोट करना है, सटाक से मारो, फिर एक एप्लीकेशन और बच गया, उसके बाद खत्म हो जाएगा। बच्चे जन्म दे सकते हैं। हाँ, नेचर का गिफ्ट है वो। जल्दी उपयोगिता नंबर दूसरा ले जाएंगे। वो पहला ले गए थे, बाद में बनाना रहेगा बोर्ड पर। दूसरा ले जाओ जगह छोड़ के, कि यदि RH प्लस वाला रक्त RH माइनस वाले व्यक्ति को दिया जाए तो क्या होगा? देखो तो, हम लोग इसके पहले भ्रूण का बात किए थे, तो भ्रूण का प्लस था, माता का माइनस था, तो प्लस वाला रक्त माइनस में जा रहा है। लेकिन भ्रूण माता को हटाकर हम 2 व्यक्ति ले लिए, एक व्यक्ति RH प्लस है, एक व्यक्ति RH माइनस है, तो प्लस वाला रक्त हम माइनस में दे रहे हैं। सेम चीज़ है। तो ये प्लस का माने एंटीजन है, माइनस का माने एंटीजन नहीं। ये एंटीजन इसके ब्लड में जाएगा तो इस एंटीजन के विरुद्ध क्या बनने लगेगा?
एंटीबॉडी बनने लगेगा, क्लम्पिंग होगा, इसी व्यक्ति का डेथ हो जाएगा, क्योंकि इसको ब्लड में क्लम्पिंग हो जाएगा, समझ गया ना, प्रॉब्लम हो जाएगा उसको। तो प्लस वाला रक्त यदि माइनस को देते हैं तो क्या लिख रहे थे, तो उसके विरुद्ध एंटीबॉडी का निर्माण होने लगेगा, उस व्यक्ति के शरीर में होने लगेगा जिसको ब्लड दिए, होने लगेगा, जिससे ब्लड क्लम्पिंग की घटना होगी। लेकिन अपवाद स्वरूप पहली बार एंटीबॉडी का निर्माण धीमी गति से होता है, धीमी गति से होता है। अतः निष्कर्ष निकलता है कि RH प्लस वाला रक्त RH माइनस वाले व्यक्ति को जीवन में सिर्फ एक बार दिया जा सकता है। जैसे इरिथ्रोब्लास्टोसिस बीमारी में अपवाद हम दिए थे कि पहला बार एंटीबॉडी धीमा गति से बनेगा, तो इस व्यक्ति में हम मान लो पॉजिटिव ब्लड चढ़ाते हैं, तो इस व्यक्ति के WBC द्वारा जो एंटीबॉडी बनाया जाएगा तो फर्स्ट टाइम में धीमा गति से होगा, लेकिन एंटीबॉडी एक बार बनना शुरू होता है प्रक्रिया तो आजीवन रहता है। वैक्सीनेशन का वही सिद्धांत है, आजीवन बनते रहेगा। तो मान लो हम इसको ब्लड चढ़ा दिए, इसका जान बच गया, लेकिन 4 महीना 6 महीना 1 साल के बाद फिर उसको प्लस ब्लड चढ़ाते हैं, तो उस प्लस के खिलाफ उसके ब्लड में काफ़ी मात्रा में एंटीबॉडी बन चुका है। तो जैसे दूसरा बार चढ़ाएंगे ब्लड क्लम्पिंग होगा, इसका मौत हो जाएगा। निष्कर्ष क्या निकला कि प्लस वाला रक्त माइनस वाले व्यक्ति को जीवन में सिर्फ, समझ गया बात। अब एक क्वेश्चन लिखो, समझ गया। बॉर्डर पर भेजे जाने वाले सैनिकों में, बॉर्डर पर भेजे जाने वाले सैनिकों में निम्न कौन से रक्त वर्ग की प्रधानता, निम्न कौन से रक्त वर्ग की प्रधानता दी जाती है? पहला चॉइस AB प्लस, दूसरा चॉइस AB माइनस, तीसरा O प्लस, चौथा O माइनस। अब बताइए दिमाग लगा के, क्यों हो जाएगा O नेगेटिव? किसी को भी दे सकता है, ना एंटीबॉडी ना एंटीजन। तो O पॉजिटिव फिर क्यों नहीं होगा? पॉजिटिव में ध्यान दो, लॉजिक पर है। 500 सेना को हम बॉर्डर पर भेजे हैं, 50 फ्रंट में रहेगा, फ्रंट लाइन जिसको बोलते हैं, 450 पीछे रहेगा। घायल होने का संभावना इसको ज़्यादा होगा, तो यहाँ पर रक्त लेने वाला का संख्या ज़्यादा होना चाहिए कि रक्त देने वाला का? तो देने वाला ज़्यादा रहेगा तो बेटर रहेगा, डोनर। तो इसको हटा दें, चॉइस ख़त्म हो गया। अब इसमें 2 चॉइस हमारे पास है, O प्लस O माइनस। O प्लस का मतलब क्या हुआ कि इसमें AB एंटीजन नहीं है, पहले पढ़ चुके थे, लेकिन RH एंटीजन है। प्लस का मतलब क्या है। O माइनस देखेंगे तो इसमें AB एंटीजन नहीं है और RH भी।
तो जितना कम एंटीजन रहेगा उतना कम एंटीबॉडी बनेगा, एंटीजन रहेगा ही नहीं तो एंटीबॉडी बनेगा ही नहीं। तो सबसे ज़्यादा ऑप्शन अच्छा क्या हो गया? ओ नेगेटिव आंसर दे के लिखिए लॉजिक कि इसमें किसी भी प्रकार का एंटीजन नहीं पाया जाता। किसी भी प्रकार कहने का मतलब 3 प्रकार, ए, बी और RH। इसमें किसी भी प्रकार का एंटीजन नहीं पाया जाता। यानी कुल 3 एंटीजन हम 2 ब्लड ग्रुप में पढ़े। पहला ब्लड ग्रुप में AB एंटीजन पढ़े, दूसरा ब्लड ग्रुप में RH एंटीजन पढ़े। इन तीनों एंटीजन में किसी भी प्रकार का एंटीजन O नेगेटिव में नहीं पाया जाता है। तो O नेगेटिव जो है एक ऐसा ब्लड ग्रुप है जो बिना जांच के किसी भी व्यक्ति को दिया जा सकता है। अब इसी बेस पर कई तरह का क्वेश्चन पूछ चुका है कि बिना जांच का हम कौन सा ब्लड ग्रुप दे सकते हैं। भारत में O नेगेटिव जो है वो रेयरेस्ट ब्लड ग्रुप है। जब ब्लड ग्रुप का हम अध्ययन करते हैं तो एशिया और भारत में B और AB का संख्या ज़्यादा होता है। जैसे जैसे हम पश्चिम की ओर जाते हैं B और AB का मात्रा घटता है और A और O का परसेंटेज बढ़ता है। पश्चिम जाते जाते अमेरिका का हम रेड इंडियन में पहुंचते हैं तो रेड इंडियन में मात्र B और AB जो है 2% रहता है, 98% जो है A और O होता है। गोरे प्रजातियों में A और O ज़्यादा पाया जाता है, श्वेत प्रजाति जिसको बोलते हैं। अफ्रीका में भी B प्रजाति जो निग्रो है उसका B प्रजाति है। और भारत में भी B AB जो है एक कॉमन ब्लड ग्रुप है। और O जो है भारत में कम है और O में भी O- जो है और कम है, तो उसको रेयरेस्ट ब्लड ग्रुप कहा जाता है, जल्दी नहीं मिलता है। बस समझ गए? ये रहा ब्लड ग्रुप का अध्ययन। अब अगले क्लास में फिर नया चैप्टर लेके आएंगे। जय हिंद।